बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, यूँ तो पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत रूज के ऊपर है और इंतशार किसी एक कैफियत है। तल्ख जुमलों का तबादला ख्यार हो रहा है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। इसके ऊपर बात करेंगे कि ये तलखे इतनी बढ़ती क्यों चली गई और ये क्यों बढ़ रही है, क्यों इंतशार और कौन जिम्मेदार है इस इंतशार का। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक वाकया जो पेश आया और भारत की तरफ से जो एक मिसाइल फायर हुआ, भारत ने इसके ऊपर माफ़ी मांगी है और कहा है कि ये गलती से ये मिसाइल फायर हुआ है और इसकी आला सतही इसकी तहकीकात भी कराई जाएंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये गलती से इस चीज़ की फायर हो गया और ये तमाम वाकया पेश आया है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि इसी तरीके की और ख़ास तौर के ऊपर जो भारत में RSS है, जो इंतहा पसंद जो हिंदू हैं, जो हिंदुत्व पर यकीन रखते हैं, जो हिंदुत्व पॉलिसी को आगे लेके चलना चाहते हैं, वो तो फिर भारत का जो न्यूक्लियर हथियार है उसको भी गलती से फायर कर सकते होंगे और कर सकते हैं। फिर ये तो एक सवाल पैदा हो जाता है इस चीज़ के अंदर कि फिर वो न्यूक्लियर हथियार भी महफूज नहीं है, तो भारत की जो न्यूक्लियर हथियारों की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ चुका है। एक और चीज़ ये यहाँ पे इस पर बात की, लेकिन इसके साथ एक और अहम और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि J-10C एयरक्राफ्ट पाकिस्तान पाक फ़ज़ाइया के बेड़े में बाकायदा तौर पर शामिल हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस तकरीब में मौजूद थे। PF बेस मनास में ये तकरीब हुई है, जिसके अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इसके अंदर मौजूद थे और पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई क़ुव्वत है उसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये इजाफा हुआ है। फ़ज़ाई ताकत में ये पाकिस्तान की इजाफा हुआ है। पाकिस्तान और पाक फ़ज़ाइया की तारीख में ये इंडक्शन या J-10C तैयारे पाक फ़ज़ाइया के बेड़े में शामिल होने की जो तकरीब, ये शमूलियत एक तारीखी हरूफ पे लिखी जाएगी और पाक फ़ज़ाइया की मज़ीद एयर सुपरियॉरिटी में इजाफा करेगी। आ जाते हैं आज की सियासी मामलात के अंदर और जी चीज़ें जो हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ DGISPR की एक प्रेस ब्रीफिंग हुई है और जिसके अंदर एक सवाल पूछा गया और वो सवाल था कि फ़ौज की सियासत के हवाले से, उसकी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बड़ा कैटेगोरिक जवाब दिया गया उस चीज़ का। क्या जवाब दिया DGISPR की जानिब से, आपको दिखाते हैं। फौज को सियासत से कोई लेना देना नहीं है और ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि इसके अंदर अननेसेसरी ना स्पेकुलेट किया जाए और ना ही इस चीज़ के अंदर किसी किस्म की अननेसेसरी डिस्कशंस की जाएं। यही जो बात की गई है कि कोई अननेसेसरीली डिस्कस ना किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज जो बात की है, उन्होंने कहा आर्मी चीफ से उनकी बात हुई और उन्होंने कहा जनाब मौलाना फजल रहमान को डीजल ना कहा जाए। और जो बात उन्होंने कही कि क्यों डीजल कहा जाता है उसकी वजह भी इमरान खान साहब ने बताई कि, लेकिन बात साथ साथ ये भी हुई कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा, आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर को कहा और उसके बावजूद भी जो उन्होंने बार बार जो है वो मौलाना फजल रहमान को डीजल वो उसी तकरीर में बार बार कहते रहे। यानी एक तरीके से आर्मी चीफ ने कहा कि ना कहा जाए और प्राइम मिनिस्टर ने उसको उसकी गिरदान उसके अंदर की। तो ये किसको वो सुना रहे थे, ये भी एक बहुत अहम सवाल है इस चीज के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ न्यूट्रलिटी के हवाले से उन्होंने आज एक बात की है और उन्होंने कहा कि जो न्यूट्रल है वो तो जानवर होता है। तो क्या कुछ कहा, जरा आपको ये भी आज दिखाते हैं, जरा देखिए। अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें, फजल रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुल्क का बाप होता है। अभी मैं थोड़ी देर के बाद डीजल पे आने लगा हूं। डीजल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये जो डीजल ने कहा है कि हम इदारे को ठीक करेंगे। फजल रहमान और पेट्रोल दुबई से सस्ता है। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। जानवर न्यूट्रल होता है, अच्छाई बुराई की तमीज़ नहीं होती है और इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। जनाब आज तो खान साहब कह रहे हैं, लेकिन वो वक्त भी था जब वो माजी की हुकूमतों को कहते थे कि ये अंपायर को साथ मिला के चलते हैं। उस वक्त वो न्यूट्रलिटी के हवाले से उनकी जो 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 उनका जाविया था वो कुछ और था। आज न्यूट्रलिटी के हवाले से जाविया कुछ और है। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी देखने में आई है कि कम अज़ कम सभी एक पेज के ऊपर हैं जनाब। DGISPR ने भी कहा जनाब न्यूट्रलिटी है, बिल्कुल कोई किसी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर भी अब ये कह रहे हैं कि जनाब न्यूट्रलिटी के हवाले से वो भी कह रहे हैं कि जनाब
कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर ही होता है, और फिर दूसरी तरफ अपोजिशन भी इस चीज़ के ऊपर कह रही है कि जनाब न्यूट्रलिटी नज़र आ रही है, तो फिर ये तीनों एक ही उसके ऊपर हो गए। लेकिन साथ साथ ये जो तहरीक अदम एतमाद के बाद और तहरीक अदम एतमाद से पहले बल्कि जो कुछ भी होने को और जो बात कही गई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और ख़ास तौर के ऊपर जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, वो एक ऐसी ज़ुबान है जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान के माशरे के अंदर, मुल्क के अंदर यकीनी तौर पे हमारी जो जनरेशन है, जो हमारी नस्लें जो परवान चढ़ रही है, उनके लिए तो कम से कम कोई अच्छा मैसेज नहीं है। सियासत में भी ये कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं है। जरा देखिए क्या कुछ हो रहा है। आप तीनों ने, थ्री स्टूजेस ने अपने सारे इदारे तबाह कर दिए। जो बाहर बैठा हुआ है इस मुल्क का सबसे बुज़दिल झूठा आदमी, भगौड़ा भी है और वो झूठा भी है। सिर्फ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी। फजल रहमान डीजल रख दिया अवाम ने उसका नाम। छोटा शोबा शरीफ, शुक्र है कि आपने अदम एतमाद करके एक ही दफा मुझे मौका दिया कि मैं एक गेंद से 3 विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। एक दिन पहले अदम एतमाद से ये सारी कौम देखेगी, डी चौक में इंसानों का समुंदर होगा इस्लामाबाद में। इन सारी बातों का अपोजिशन रहनुमाओं ने भी मुंह तोड़ और जबरदस्त जवाब दिया है। इसमें शहबाज शरीफ व मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा है, ये भी आपको दिखाते हैं। गालियां देना ये अवबाश का काम होता है। एक होता है पागल, एक उससे जरा ऊंचा मर्तबा है भावला। बिल्कुल वो कैफियत हो गई है उसकी, होश हवास उड़ चुके हैं उसके, पैदाइशी तौर पर शराफत से महरूम। गालियां देते हो, नाम बिगाड़ते हो, बदअखलाकी करते हो। आपकी जुबान बता रही है कि आप पाकिस्तान के वजीर आजम होने के और के अहल नहीं है और इस मनसब पर बैठने के अहल नहीं है। हमने जो इंतहाई घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए, तुम बातें करते हो अपने गरिमा में झांको। एटीएम मशीनों के जरिए जो हराम कमाई तुम खाते रहे हो उसका तुम्हें हिसाब देना है। तुम्हारे अपने बनी गाला में जो कुछ होता है पूरी दुनिया को इल्म है। अपने घर में मंजी थले डांग फेर, हमारे अपना मुंह से ये बातें मत निकलवाओ, वरना तुम्हें चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और तुम आओ डी चौक में, अगर तुम डी चौक में तुम ये करना चाहते हो तो फिर हम उसके लिए तैयार हैं बिल्कुल। वहां पर जत्था लाना चाहते हो तो फिर इंशाल्लाह हम अपना सियासी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे और फिर तुम्हें नाक से चने चबवाएंगे। प्रोग्राम में आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक साहब। बहुत शुक्रिया अली परवेज़ मलिक साहब, आप मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अमजद अली नियाज़ी साहब। बहुत शुक्रिया आपका नियाज़ी साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर बैरमन तंगी साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद नियाज़ी साहब, हुकूमत में रहते हुए बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, ऐसी जुबान, ऐसे अल्फाज और ये सारी बातें क्यों प्राइम मिनिस्टर इन चीज़ों के ऊपर? अगर आप समझते हैं कि ये बबल बस्ट आप कर देंगे तहरीक अदम एतमाद का, तो इतना सियासी इंतशार एक बबल क्रिएट करने की क्या जरूरत है? नहीं, एक बातें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कही जा रही हैं तो उसका जवाब भी आ रहा है और हम इंतशार की जाने बढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद रईस, आपको याद होगा मौलाना साहब को जो ये मौलाना डीजल जो है हमने नहीं नाम दिया था पहले, ये खुद मुस्लिम लीग नून की लोगों ने ही मौलाना साहब को डीजल कहना शुरू किया था। और अगर आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले अपना राजा परवेज अशरफ साहब को उन्होंने राजा रेंटल का नाम दिया था। और अगर आपको ये भी वो किसने दिया था? वो किसने दिया था? वही मुस्लिम लीग नून ने दिया था। अच्छा। और इससे पहले अगर आप पुराने चले जाएं तो आपको याद होगा कि जहाज से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ जो कुछ उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई थी और उनकी पिक्स जो है वो पूरे पंजाब के अंदर जहाजों से गिराई गई थी, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अमजद भाई एक बात यहीं पे करूंगा। अगर ये सब कुछ अगर आप कह रहे हैं नून लीग ने किया, ठीक है, आप कह रहे हैं ना ये, लेकिन आप हुकूमत में रहते हुए इस चीज को खत्म भी तो कर सकते हैं। दोहराने की जरूरत क्या है? उसको रीइटरेट क्यों कर रहे हैं? उसको बढ़ावा क्यों दे रहे हैं अमजद भाई? अच्छा फरीद भाई, दूसरा, इन्होंने जिस हद तक चीजों को लेके गए हैं खुद, तो उसमें मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसपे हम कहें कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई जुल्म की बात कर ली। अब जो लोग जिन्होंने
ने पाकिस्तान का पैसा लूटा है तो उसको लुटेरा ही कहेंगे ना, उसको कोई इमाम मस्जिद तो कहने से रहे। अब ये बातें सारी सामने हैं, आप खुद देख लें कि जो माजी में होता रहा, जो हाल में हो रहा है और जो मुस्तकबिल में होने जा रहा है, ये भी तारीख का हिस्सा है। और आपने देखा होगा कि अपोजिशन बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल हक है कि तहरीक के अदम एतमाद लेके आए, कोई हाँ। उसमें दूसरी राय नहीं। लेकिन आज जो ये करने जा रहे हैं, ये कहते हैं कि हमने छांगा मांगा की सियासत करनी है, हमने लोगों को खरीदना है, और इसके लिए वो जस्टिफिकेशन और अजीबो गरीब जो है तो जिहाद दी जा रही है, जिसका मैं समझता हूँ कि क्या नवे की पॉलिटिक्स इन्होंने तो खुद जो है वो जिंदा कर रहे हैं। अब इस पे रोना धोना इनका बनता है। तो यही आप कुछ अपना हिस्सा भी लोगों तो का डाल रहे हैं ना अमजद भाई, आपकी जमात तो चले, अगर उन्होंने किया तो आप तो उसका हिस्सा बेशक और हम डाल डाल रहे रहे हैं, हो। आप और गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं हम आगे। हमने कौन सा धक्का लगाया, मुझे ये बताएं। हम तो चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो। तो आर्मी हम चीफ तो ने चाहते आर्मी हैं कि चीफ ने मुल्क कहा, बाजवा साहब ने कहा कि मत बोले, तो उनकी भी बात भी नहीं मानी खान साहब ने, वो बार बार गिरदान करते रहे। नहीं तो खान साहब, तो हमने तो कहा है ना, खान साहब ने कहा है कि बाजवा साहब ने मुझे कहा है। अब लोग कहते हैं तो मैं क्या करूं। अब उन्होंने कोई ऐसी तो नहीं कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने चले, मैं आपकी इस बात को, शिफावानुर साहब आपकी की आप बात को आपने बात की है ना, रिजेक्ट मैं किया हो। अली भाई की तरफ आ जाता हूं। अली परवेज मलिक साहब, ये सारा इल्जाम आपके सर डाल रहे हैं कि 90 की दहाई के अंदर जो सियासत रही वो आपने की, जो जाम मौलाना फजलुर रहमान को दिया वो भी आपने दिया, राजा परवेज अशरफ साहब को जो नाम दिया वो भी आपके दिया, सारा खाता आपके सर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरीद मियाँ, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। मैं आपके सवाल पे आने से पहले जेन्युइनली बताऊं, आज मुझे दुख हुआ क्योंकि मैंने अपना भाई जो हमारे साथ यहाँ पे आज पैनल में पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहा है ना, इसका किरदार पिछले 3-4 साल के अंदर असेंबली के अंदर देखा है, और ये उन चंद पीटीआई के लोगों में से था जिसने गलत को गलत कहने की, जिसने हिम्मत और जुर्रत अपनी हमेशा दिखाई है। तो आज जब इमरान खान साहब की जो ये तकरीरें वो पिछले 3-4 दिन से करते आ रहे हैं, पहले मेलसी में की, उसके बाद कराची में की, और आज जो दीर में जाके की, मुझे यकीन माने दुख हुआ कि आज ऐसी माहौल बन गया है कि इस जैसे आदमी को भी अपनी बात के ऊपर खड़ा होने के ऊपर, या सही को सही और गलत को गलत कहने की अब हिम्मत नहीं रही। इतना आलूदा ये निज़ाम हो गया हुआ है। अब आपके सवाल, वो आलूदगी की जिम्मेदारी आप पे डाल रहे हैं। चलें, बिल्कुल ठीक है ना, वो तो लोग फैसला कर लेंगे। मुझे बताएं, जोक दर जोक इनके एमएनए इनकी डूबती हुई किश्ती से छोड़ के दूसरी जमातों में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, तो आज गलत कौन है सही कौन है इसका हतमी फैसला तो ये कल इजलास बुलाए ना, इनको पता चल जाएगा कि जी क्या सूरत हाल है और ये कितने मकबूल हैं ईवान के अंदर भी और ईवान के बाहर। आप ज़िमनी इलेक्शन पिछले जो हैं उनके दर्जन रिजल्ट निकाल लें, उसके अंदर इनके ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि उम्मीदवार जो हैं वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि इनका जो कैंडिडेट है वो पोलिंग स्टेशन विजिट नहीं कर सकता। ये इस किस्म की मकबूलियत रखते हैं अवाम के अंदर। और माशाल्लाह ये जो आज गिड़गिड़ा रहे थे मदद के लिए, जो इदारों को चाहते हैं कि वो न्यूट्रल ना रहे, क्योंकि न्यूट्रल तो खाली जानवर होते हैं, काश उसका भी जवाब दे देते। बुला रहे हैं ये? नहीं तो सर, और रहे हैं? सर और क्या गिड़गिड़ा रहे थे आप मुझे बता दें। माशाल्लाह आप इतनी गहरी नजर रखते हैं। उसके बाद मुझे बताएं वो जो सेम पेज वो क्या था? आज क्या कहते हैं, क्या जो मुझे बताएं इनको इस चीज की समझ नहीं है कि रियासत और हुकूमत मुख्तलिफ चीजें हैं। जो इस मुल्क के इदारे होते हैं वो रियासत के वहां पे रियासत के साथ अलाइंड होते हैं, वो किसी हुकूमत के ताबे नहीं होते। इन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को भी अपने मुखालफिन के ऊपर छोड़ दिया, इन्होंने मुखालफिन के ऊपर ANF से हेरोइन भी प्लांट कराने की कोशिश की, इन्होंने DGFIA को भी आके हाथ मरोड़ने की कोशिश की। आज चाहते हैं कि पाकिस्तान फौज को भी उसी तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि वो न्यूट्रल तो रह नहीं सकते, उनको तो वो जानवर तो कोई है नहीं, उनको तो इनके साथ मदद के लिए आना चाहिए। तो ये बातें अपनी जगह पे, पर रईस भाई मैं आपसे जो बुनियादी चीज करना चाह रहा था, इनको इंशाल्लाह ईवान के अंदर तो अदम एतमाद का जवाब मिल जाएगा भरपूर अंदाज के अंदर। यानी पूरी तैयारी है? बिल्कुल, ये बुलाए ना कल इजलास। अब फवाद चौधरी ने खुद आके कहा वो कह रहे हैं 23 मार्च से पहले कर तो क्यों छुपते हैं ना जी, क्यों छुपते हैं? इनको रियासत की इज्जत का ख्याल नहीं है। OIC समिट होने जा रही है, क्यों ये उस चीज को बिल्कुल उस समिट की तारीखों के साथ जोड़ रहे हैं? क्यों नहीं बुलाते अपने? क्या इनको मेंबरान के ऊपर इत्मीद नहीं है? पर मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा था, सानवी हैसियत है इत्मीद का ये जो वोट होने जा रहा है, असल में जो ऑपोजिशन की कामयाबी है वो ये है कि पूरी कौम नहीं, पूरे ऐवान नहीं, आज रियासत के सारे इदारे भी इस चीज पे मुत्तफिक हैं
कि इमरान खान जो पिछले 3 साल में आलूदा सियासत इस मुल्क के अंदर मुतारिफ करवाई है, उसको सब लोग आज रद्द कर रहे हैं। ये वो तर्ज सियासत थी जिसमें आप अपने सियासी मुखालफीन को अपना दुश्मन समझते हैं। ये वो सियासत थी जिसमें आप अपने सियासी मुखालफीन को नेम कॉलिंग करते हैं, उनकी माओ बहनों को यहाँ पे जलसों के अंदर याद करते हैं। ये वो सियासत है जिसके अंदर खारजा पॉलिसी को आप सस्ती शोहरत के लिए जलसों के अंदर बोलते हैं। लेकिन ये वो सियासत है, ये वो सियासत है जिसमें जब आपको वोट चाहिए होता है तो आप चौधरी शुजात के घर के बाहर डेरे डालते हैं और उसके बाद टिश्यू पेपर की तरह उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो आज मुझे खुशी है कि बाजवा साहब ने भी, क्योंकि शायद ये उनकी बात तो ज्यादा मान लेते, हम लोगों को तो किसी खाते में नहीं रखते, उन्होंने भी इस सियासत को रद्द किया। उनकी भी नहीं मानी ना, और उनकी भी नहीं मानी। मगर आप एक और चीज इब्तिदाई में भूल गए। सुने कहते क्या हैं कि बाजवा साहब ने मुझे फोन करके कहा कि इमरान तुम इस तरह से करो। वजीर आजम साहब नहीं, आज भी चाहते हैं कि एवाम को ये पैगाम दे कि हम तो एक साथ हैं, तुम हमें छोड़ के मत जाओ हमारे मेंबरान, क्योंकि सारे रियासत के अदारे, क्योंकि वो जानवर नहीं है, वो हमारे साथ खड़े, हमारे साथ चिमड़े रहो। मैं तंगी साहब की तरफ से खत्म कर रहा हूं। अवामी दबाव हर मेंबर को जो ऐवान के अंदर बैठा है मजबूर करेगा कि इनकी डूबती हुई किश्ती से छलांग मार के ऑपोजिशन की सफों में आए और इनको इंशाल्लाह मुंह की चले। ये मैं आपने तो बात की है तंगी साहब, एक तो ये कह रहे हैं कि ऐवान के अंदर होगी शिकस्त और शिकस्त दी जाएगी इनको ऐवान में, लेकिन एक मैच लगेगा तहरीक अदम एतमाद से पहले डी चौक पे, एक जलसा करेगी हुकूमत और फिर उससे पहले जो है वो अपोजिशन। और आपने तो जो लॉन्ग मार्च के सिलसिले में जो कुछ भी किया, तो ये मैच क्या लगने वाला, बड़ा मैच हम देख रहे हैं इसमें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद भाई देखिए मेरी बात सुने, मैं 1980 में पीपल्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट था एक कॉलेज का, और 38 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुझ पे एतमाद करके टिकट दिया और फिर मैं सेनेटर बन गया। आज 41वां साल है मेरे सियासत का, लेकिन इतना बदनस्ल वज़ीर आज़म, इतना बदनस्ल आदमी मैंने अपनी सियासी कैरियर में नहीं देखा है कि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर, नो डाउट कि ही इज द सेलेक्टेड, बट अब उस प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठने के बाद भी उसको एहसास नहीं हुआ कि मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूं। और उसने अपनी तकारीर में, चाहे वो नेशन को हिताब में जो कुछ कहा, कराची में जो कुछ कहा, दीर में जो कुछ कहा, ये मुझे बताएं कि ये क्या मैसेज के मुस्तकबिल को, पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल वर्कर्स को, चाहे वो जिस पार्टी से भी ताल्लुक रखते हो, क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या तारीख रकम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा प्राइम मिनिस्टर कि वो एज ए गाली दे रहे हैं। तो क्या आज अगर मैं इस प्राइम मिनिस्टर हूं, क्या मेरी लीडरशिप किसी का घर तो नहीं उजाड़ा है? मेरी लीडरशिप ने तो नाजायज बच्चों को पैदा नहीं किया है, मेरी लीडरशिप ने किसी से ज्यादती तो नहीं की है। तंगी साहब मैं तंगी साहब तो नहीं निकाला है। तंगी साहब थोड़ा सा मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए हम नेशनल टीवी पे बैठे, कम से कम डिबेट करें, चीजों के अंदर ऐसी चीजें ना करें जो ऑलरेडी चल रही है। हमारा मकसद देखिए, मकसद सिर्फ इस चीज के ऊपर है कि इस चीज का सलूशन भी तो कोई होगा ना। मैं आपको बता रहा हूं, हमें प्राइम मिनिस्टर इन बातों पे मजबूर करते हैं कि वो मेरे लीडर को बीमारी कहते हैं, वो इस बातों पर हमें मजबूर करते हैं। इसका मतलब ये मेरे लीडर को कहते हैं कि बंदूक के नशिश पर। चले, मैंने एक ब्रेक ले लेनी है, मुझे ब्रेक के बाद आ जाऊंगा। ब्रेक की मुझे कॉल है तंगी साहब, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आप ही की तरफ से आ जाऊंगा, आपसे आगाज करूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, थोड़ा सा माहौल कुछ ठंडा करते हैं, एक ब्रेक के बाद आके बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई, चीज़ें हो गई, थोड़ा सा आगे गुफ्तगू को बढ़ा लेते हैं। मैं तंगी साहब आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन एक सवाल जो मैं अमजद न्याजी साहब से मैं करना चाहता हूँ। न्याजी साहब, अगर हुकूमत को ये यकीन है कि तहरीक अदम एतमाद वो नाकाम बना सकती है और बनाएगी, तो ये जो बात कर रही है अपोजिशन, वो कहते हैं आप बुला लें जल्दी से इजलास, और अगर आप समझते हैं कि आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं कि ये नाकाम आप बना देंगे,
तो प्राइम मिनिस्टर इतनी इस जुबान में, इस अल्फाज में फिर इजहार ख्याल क्यों कर रहे हैं? अंदाज उनका इस तरीके से क्यों है? ला रही है जी, लेकिन हमें ये भी खदशा है ये कि ये अपनी जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जो है ना रेजोल्यूशन जी, और एक्विजिशन, ये भी हो सकता है वापस ले लें। अच्छा, मामला जो है इनके साथ जो है वापस ले लें। basically ये तो आप बड़ी बात कर रहे हैं वैसे अमजद भाई, ये कैसे वापस ले लेंगे? जमा करा दी है। इस्लामाबाद आ जाए। बस ये मुझे खदशा है कि ये वापस ले लेंगे। अच्छा, और दूसरा जो है ना, हमने इनको ना पहले हमने कहा कि पहले भी जो जरदारी साहब को मिस्टर 10% भी नून लीग ने कहा था और मिसेस डेविड भी यही लोग कहते थे, हम नहीं कहते थे। और ये खुद अंदाजा करें कि ये अब हमारे गले में चीजें डालते हैं। नहीं, आप उसको आगे मत बढ़ाए ना। मैं तो ये बात कर रहा हूं कि अगर कोई और कहता था, कोई भी कहता था, हम उसको हुसोएवर, आप या प्राइम मिनिस्टर बड़े हैं, मुल्क के बाप की हैसियत रखते हैं जनाब, बड़े, वो आगे बातों को क्यों बढ़ा रहे हो? वो काउंट डाउन करे, वो अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? हम तो तड़का लगा रहे हैं ना उसके साथ। तो वो हम देखें फरीद, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कम से कम जो है वो जवाब दे रहे हैं, वरना इनकी जो ब्रिगेड है ना, या वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रही है ना, वो भी कुछ कम नहीं है। लेकिन हमने तो कोशिश की है कि इज्जत के साथ जो है मामला निपट जाए। अच्छा, लेकिन ये चूंकि बाज नहीं आ रहे थे, अब देखिए कभी कभी वो ईंट के जवाब पत्थर तो देना चले पड़ता है चले फिर अब कभी-कभी। शॉर्ट रखते हैं जरा गुफ्तगू को, क्योंकि वक्त कम है। तंगी साहब, मुझे बताइएगा, ये कह रहे हैं अमजद साहब के ये जो तहरीक जमा कराई है, इनको खच्चा या वापस ले ली जाएगी? फरीद भाई देखिए, पाकिस्तान की तारीख में और किसी भी मुल्क की तारीख में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अदम एतमाद जो है ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, एक जमहूरी रास्ता है। ठीक है। और ये शहीद बीबी के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, लेकिन हमने ये चीजें नहीं की थी कि अभी अदम एतमाद के दिन वर्करों को बुलाए और खाना जंगी का फिजा पैदा करे। अगर हम ये जो रिक्वेजिशन है हम वापस लेते तो फिर इसके प्राइम मिनिस्टर जो पागल है और या जो पागलपन का मुजाहिरा करे, क्यों तो क्यों ये पागल बन अमजद गया साहब है? तो ये भी कह रहे हैं कि ये इस बार गाली भी देते हाथ हो हैं। जाएगा। ये पता नहीं किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए फरीद साहब, हम ये समझते हैं हम तो हमने एक जमहूरी तरीका अपना के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इनको खौफ नहीं है, अगर इनको डर नहीं है और हम वापस लेने की तरफ जा रहे हैं, हाँ। तो ये 3 जगहों पे जो प्राइम मिनिस्टर लोगों की लीडरशिप को गाली दे रहे हैं, जो पाकिस्तान में अनारकी का पैदा किया है और अफरा तफरी के आलम में पाकिस्तान के तमाम लोग मायूस हो चुके हैं, और मतलब कि ये ऐसे हालात पैदा करें कि जो पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंसते हैं। राइट तो हो फिर गया। क्यों ये सब कुछ कर रहा ठीक है, ये आपका सवाल बड़ा वैलिड है। अली साहब, इसके ऊपर कर दीजिएगा जरा सा कि वो आप इसके ऊपर बड़ा कहका लगा रहे थे कि कह रहे अमजद साहब आप वापस ले सकते हैं, तो क्या तैयारी पूरी नहीं है या क्या तैयारी है, क्या करने जा रहे हैं? नहीं फरीद साहब, मैं तो ये परेशान हो रहा था कि आपको क्या इनकी कैफियत और ये रोना धोना समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। मुझे बहन, जब इंसान का इक्तदार जा रहा होता है तो वो इसी किस्म की कैफियत नहीं होती? क्या उसको गम और गुस्सा नहीं होता? क्या उसको घबराहट नहीं होती? क्या उसको थोड़ी बहुत बुकलाहट नहीं होती? पर मेरी नजर में इनकी जो बीमारी है ना, वो उससे एक स्टेप आगे चली गई हुई और अब नफ्सियाती हो गई हुई है। इसीलिए ये आपको रोना धोना, चीखना चिंगाड़ना यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर इनके पास नंबर मौजूद हैं तो ये ऑपोजिशन अपना आईनी हक इस्तेमाल करने के लिए जा रही है। और अगर इनकी तर्ज हुकूमत, तर्ज सियासत इतनी खूबसूरत थी कि इनके इत्तेहादी भी इनके साथ इंटैक्ट हैं, इनके अपने MNS भी इनके साथ इंटैक्ट हैं, फवाद चौधरी जो इनका इंफॉर्मेशन का वजीर है वो भी कह रहा है कि कल इजलास को बुलाएं, तो क्यों छुप रहे हैं जाके ये ढीले बहानों के पीछे? कल इजलास बुलाएं और ना अपने वर्करों को तकलीफ में डालें, ना हमारे वर्करों को तकलीफ में डालें। जो आईनी मुकाबला है उसका सामना करें और उसके बाद देख लेंगे कि उसका रिजल्ट क्या निकलता है। पर मैं आपसे ये बात बता दूं आपको जाते जाते, गुजारिश इस तरह से है कि ऑपोजिशन के पास 10 नंबरों का गैप है ना। आपको जब ये अदमे एतमाद की तहरीक के ऊपर वोटिंग होगी, आपको नजर आएगा कि ऑपोजिशन इत्तेहाद ना सिर्फ ये 10 का डेफिसिट कवर करेगा,
पर तकरीबन इससे ज्यादा वो आपको एडिशनल वोट्स भी देगा, Right. जो आपको इशारा देगा कि इमरान खान और उसकी सियासत को ऐवान के अंदर भी और ऐवान के बाहर भी Right. सब रद्द कर चुके यानी हैं। आप ये कह रहे हैं कि उससे ज्यादा ही नंबर आप शुरू करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं अमजद साहब, ब्रेक के बाद आ जाएंगे, इसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। अपने वक्त चुके कम है, लेकिन ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आके इसके फाइनल जो पार्ट है उसमें डिस्कस करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अमजद साहब, लास्ट पार्ट ऑफ द सेगमेंट है, मुझे बता दें, आप बार बार ये कर रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंट भी है आप खास तौर पे कि जनाब ये चीज नाकाम होगी, नहीं कामयाब हो सकेगी। कैसे नाकाम हो जाएगी ये तहरीक अदम एतमाद? सबसे पहले तो अल्लाह की जात पे जो है ना वो यकीन है। दूसरा, जब मफादात हो ना, जहाँ पे मफादात हो, हाँ, जहाँ पे जाती वेंडेटा या एजेंडा हो, तो वो तहरीकें कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। और फिर मौलाना साहब, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये कभी भी मतलब देखो ये मुल्क मुका की पार्टी है और एक दूसरे से वो जो गिव एंड टेक है ना, इस पे कभी भी ये इनका जो है वो इत्तफाक हो नहीं सकता। दूसरा, हमें अपने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और हमारे जितने भी इत्तेहादी हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह यकसुर हो रहे हैं। इत्तेहादी और आपके हो गए। साथ है अमजद साहब? ठीक है, इत्तेहादी इस वजह साथ से है मुझे साहब? इत्तेहादी साथ है इंशाल्लाह साथ होंगे। अच्छा। साथ हो, बिल्कुल साथ होंगे। तो वो जो पंजाब की और तब्दीली वाला किसी को मामला कोई चल शक रहा भी है, नहीं। पंजाब की तब्दीली वाला मामला चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? अलीम खान साहब की मुलाकातें मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, जहांगीर तरीन साहब लंदन में, दोनों का एक ग्रुप है, दोनों ही आपको जो है वो एक तरीके से आपके अंदर जो है वो डील और बार्गेन चल रही है। फिर काफ लीग जो है वो उसके भी मामला जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ लग ऐसा रहा है कि, तो क्या क्या देख रहे हैं फिर आप? देखें फरीद, ऑल अप टू खान साहब। खान साहब जिसको रखना चाहते हैं, जिसको रखेंगे, खान साहब के फैसले हैं ना। अच्छा, इस पे मैं समझता हूँ कि तमाम पार्टी मुत्तफिक है कि वो जैसा कि अपना बुज़दार साहब गए अपना इस्लामाबाद में, खान साहब को अपना रिजाइन भी दिया, लेकिन खान साहब ने कहा कि आप अपना काम जारी रखें। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि खान साहब जिसे चाहेंगे वो कंटिन्यूस करेगा, ठीक, अगर नहीं चाहेंगे तो उस पर भी सारे नहीं करेगा। जितने तंगीर भी साहब हमारे कमेंट stakeholders कर हैं दिएगा, ना, लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट सर, कि अगर तो ये कामयाब हो जाती है, चले ठीक है, आप कह रहे हैं कि कामयाब करेंगे, अगर नहीं कामयाब होती है देन व्हाट? फिर अपोजिशन क्या करेगी? 6 माह के लिए तो प्राइम मिनिस्टर मजबूत हो जाएंगे। देखिए फरीद, आप अपोजिशन के एक हक हैं, वो अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम आप लीग की, MKM की, जाम कमाल ग्रुप की, लियाकत आमिर की, यार मोहम्मद की ग्रुप की, अलीम खान ग्रुप की के साथ है। और इसी तरह और भी OMNAs जो समझते हैं कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने मुल्क और मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचाया, वो भी अपोजिशन के साथ है। तो अगर हम कहते हैं कि हमारा अज़्म-ए-इत्तेमाद कामयाब होगा तो हम हालात को देखकर बात करते हैं। लेकिन अगर मेरे भाई ने कहा कि हम कामयाब होंगे, तो भाई ये काफी के साथ मुलाकातें, ये MKM के साथ मुलाकातें, ये अली खान को फोन करना, जहांगीर तरीन को फोन करना, आमिर लियाकत को फोन करना, यार मोहम्मद रेन को फोन करना, फिर क्यों ये कर रहे हैं? पागलों के दर्द। अगर ये समझते हैं कि मैं कामयाब होता जा रहा हूं और मेरे साथ आदि भी मेरे साथ है, मेरे MNA भी मेरे साथ है, तो फिर दर दर के टोकरे क्यों कहते हैं? रेट हो गया, क्यों लोगों के पांव पे पड़ते हैं? ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले, मैं आपकी इजाजत से अली भाई ये बता दें, लास्ट यही सवाल मेरा है कि अगर हो गई कामयाब तो ठीक है, ना हुआ तो 6 माह के लिए तो प्राइम मिनिस्टर इंटैक्ट हो गया। वो कह रहे हैं फिर मैं बताऊंगा, सब मेरे हाथ खुल गए हैं, अब जंजीरें नहीं बंधी। अच्छा, गुजारिश इस तरह से है, तंगी साहब जो बात कर रहे थे कि कितने पुरइत्माद है, मैं उसकी चंद मिसालें आपको देता जाऊं। मुझे बताएं कि काफ लीग के पास जब चौधरी शुजात साहब जर्मनी में इलाज करवा रहे थे और यहाँ पे वो गलत खबर चली कि उनकी वफात हो गई, तो वजीर आजम साहब ने उस वक्त तो कभी ताज़ियत नहीं की या हालचाल नहीं पूछा उनके बेटे के साथ जो उनके साथ ऐवान में बैठता है। उसके बाद शेख रशीद साहब जो हैं वो आके बता रहे हैं कि लश्कर कशी करेंगे, हम अपने उन मेंबरान के खिलाफ जो अपोजिशन की तहरीक की हिमायत करेंगे। उसके बाद माशाल्लाह किरदार देखें और कितने जमहूरी रवैये हैं कि कभी बाबर अवान साहब को बुला
आके तकनीकी बिना के ऊपर उनके वोट कैंसिल कराने की कोशिश कर रहे हैं, कभी उनको हिदायत दे रहे हैं कि आपने असेंबली के अंदर आके वोट कास्ट नहीं चले, करना। ये तो आपने माशाल्लाह एक नरेशन कर उसका दिया। जवाब तो मिल गया ना निसार खोड़ो साहब के सेनेट के इलेक्शन के अंदर कि इनके मेंबरान ने हिदायत तो तो हवा अगर में नहीं उड़ाया। हुई तो क्या करेंगे वरिष्ठ? देखें माशाल्लाह ये जो अब सैलाब एक दफा शुरू हो गया ना, इसके सामने ये बंद नहीं Right. बांध सकते, ठीक। क्योंकि अवामी दबाव किसी भी सियासी आदमी के लिए सबसे बड़ा प्रेशर Right, होता है, okay. अवामी दबाव। ठीक। और जो इनका नतीजा हमने दर्जन से ज्यादा जिमनी इलेक्शन के अंदर देखा है, ठीक कोई हो भी गया, आदमी चले, जो जरा सी बिल्कुल समझ ठीक, बूझ राइट हो रखता है, गया। इनके साथ बहुत खड़ा शुक्रिया अली होता है। परवेज साहब, थैंक यू सो मच। बरहमन तंगी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अमजद न्याई साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज के लिए फिल वक्त इतना ही। फरीद रेज को इजाजत दीजिएगा।